हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है रदरफोर्ड-सॉडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछा जाता है और ये लॉ भी, और इस लॉ को यूज करके हम डीके इक्वेशन डिराइव करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फा बीटा रेज गामा रेज एमिट करता है स्पॉन्टेनियसली और न्यू एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब न्यू एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होगा उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो रदरफोर्ड-सॉडी लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डीके होता है दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम, मतलब द रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो इस लॉ का स्टेटमेंट इस तरह से है, that is, according to this law, the rate of decay of radioactive atoms in a substance at any instant is directly proportional to the number of atoms present at that instant. तो जिस टाइम पर हम यहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, एनी इंस्टेंट का मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम देखेंगे रेट ऑफ डीके, तो उस टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, उस टाइम पे जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ डीके ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी टाइम पे कम है तो उस टाइम पे रेट ऑफ डीके कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होता है और डीके होता है तो नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टाइम के बाद देखेंगे तो रेट ऑफ डीके स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स धीरे धीरे घट रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स घटेगा तो रेट ऑफ डीके भी स्लो हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो यहां पर हम डीके इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सपोज n नॉट है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, मतलब इनिशियल मतलब जब टाइम जहां से हम स्टार्ट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 0 जब है। सो n नॉट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और किसी टाइम t पे नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होके n हो रहा है। So n is number of atoms present in the substance at time t is equal to t. So उसमें decrease मान लेते हैं t से t is equal to 0 से t टाइम तक, मतलब कोई small interval of time में small number of atoms decrease हुआ है। तो suppose dn is number of atoms decays in short time interval dt. तो dt टाइम में number of atoms decrease हो रहा है dn, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इतना डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ डीके हम लिख सकते हैं एज dn बाई dt। और यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लिखा है क्योंकि ये डीके हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज रेट ऑफ डीके। और रदरफोर्ड-सॉडी लॉ क्या कहता है, दैट रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड-सॉडी लॉ, that is rate of decay is proportional to the number of atoms at any instant n. तो ये हो गया, that is minus dn by dt is proportional to n। तो यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, सम कांस्टेंट यहाँ पे लैम्डा यूज कर रहे हैं, that is तो ये माइनस dn by dt will be equal to lambda n, जहां पर लैम्डा को हम कहते हैं दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको कहते हैं डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन को इधर ले आते हैं। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन dn बाई dt माइनस इधर ले आए तो ये हो गया माइनस लैम्डा n। अब हम क्या करेंगे, इसको ये n वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं तो ये dn बाई n हो जाएगा यहाँ पर, और dt को इधर ले आए तो ये हो गया dn बाई n माइनस लैम्डा dt। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और विद इन लिमिट्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस तरह से dn बाई n का इंटीग्रेशन और ये माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लिमिट किस तरह से पुट करेंगे, जो लोअर लिमिट है वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब यहाँ पर जब टाइम 0 है, जिस टाइम पे टाइम स्टार्ट किया है वो टाइम 0 है, तो 0 टाइम पे इनिशियल टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट n नॉट है, और किसी टाइम t पर नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जा रहा है, n हो रहा है। तो इस लिमिट्स के में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, dn बाई n। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो यहाँ पर dn बाई n है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log n, और लिमिट्स एज इट इज n नॉट से n है,
और यहाँ पर लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा को बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म का dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा और लिमिट है 0 से t तक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका होता है पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो log n की जगह हम पहले अपर लिमिट तो एज इट इज n ही रहेगा और माइनस लोअर लिमिट है n नॉट, तो log n नॉट। और यहाँ पर भी सेम, पहले अपर लिमिट दैट इज t की जगह फिर लोअर लिमिट रखेंगे दैट इज 0। तो log यहाँ पर हो गया अब ये log a माइनस log b, तो हम जानते हैं log a माइनस log b जो होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log a बाई b। तो यहाँ पर log n माइनस log n नॉट है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज log n बाई n नॉट, और यहाँ पर ये हो गया माइनस लैम्डा t। तो यहाँ पर दोनों साइड हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई n नॉट इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। तो n बाई n नॉट ये हो गया। अब n नॉट को इधर ले आए तो n विल बी इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं डीके इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम t। अगर डीके कांस्टेंट पता हो और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पता हो तो इस इक्वेशन को यूज करके हम नंबर ऑफ एटम्स किसी भी टाइम t पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट रदरफोर्ड-सॉर्डी लॉ एंड एस्टैब्लिश दिस इक्वेशन। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है और फिर ये डीके इक्वेशन को डिराइव करना है। यहाँ से इस इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, और ये माइनस साइन है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये वाई एक्सिस में ये नंबर ऑफ एटम्स प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स हम क्या कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है। मतलब एक्सपोनेंशियली डीके का मतलब क्या है, इनिशियल टाइम पे ये कुछ नंबर ऑफ एटम्स n नॉट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो डीके हो रहा है वो स्लो होता जा रहा है। और ये रदरफोर्ड-सॉर्डी लॉ के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ डीके प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स के। तो नंबर ऑफ एटम्स जैसे जैसे डिक्रीज होगा रेट ऑफ डीके भी स्लो हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली डीके होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ये हो गया डीके इक्वेशन और रदरफोर्ड-सॉर्डी लॉ। अब हम यहाँ पे हमने ये जो लैम्डा मतलब डीके कांस्टेंट डिफाइन किया था उसको हम डिफाइन करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। सो from the decay equation we have n is equal to n naught e to the power minus lambda t। तो यहाँ पे मान लेते हैं t जो है किसी टाइम t पर that time is equal to 1 by lambda, मतलब lambda जब t का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम t की जगह 1 by lambda रखेंगे तो क्या मिलेगा, n will be equal to n naught e to the power minus lambda और t की जगह 1 by lambda। तो lambda और lambda कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e to the power minus 1। e टू दी पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, n नॉट बाई ई, और e का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.718। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.368। 1 बाई 2.718 इज इक्वल टू 0.368। और अगर इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 36.8% ऑफ n नॉट। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि डीके कांस्टेंट जब रेसिप्रोकल हो टाइम का तो उस टाइम में जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर है वो कितना हो रहा है, 36.8% ऑफ n नॉट। मतलब इनिशियली n नॉट था और किसी टाइम में जो नंबर ऑफ एटम्स अब बचा है वो कितना है, दैट इज 36% बचा है। मतलब अराउंड 37% बचा है 36.8 का मतलब। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स जिस टाइम पे बचेगा उस टाइम का जो रेसिप्रोकल होगा, क्या कहा, जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी टाइम पर 36.8% हो गया या फिर इनिशियल नंबर का 1 बाई ई टाइम्स हो गया, तो उस टाइम का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, हेंस द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स बिकम 1 बाई ई टाइम्स
मतलब 36.8% of the initial number of atoms n naught, that is 1/e times of the initial number of atoms n naught. तो ये हो गया डीके कांस्टेंट का डेफिनेशन. डीके कांस्टेंट का जो यूनिट है वो टाइम का इनवर्स होगा. तो एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज टाइम का इनवर्स. दैट मीन्स सेकेंड का इनवर्स. या फिर टाइम मतलब ईयर हो सकता है. जैसे किसी एटम को, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डीके होने में बहुत सालों लगते हैं. कुछ एटम्स है जो कि कुछ मिनट्स में, सेकंड्स में, इस तरह से. तो मिनट्स हो, सेकंड हो, ये सारे टाइम का यूनिट है. तो लैम्डा उसी तरह उसके अकॉर्डिंग ही होगा उसका यूनिट. जिसका ज्यादा टाइम लगेगा तो ईयर्स हो सकता, आवर्स हो सकता है, पर सेकंड, पर मिनट, पर ईयर, पर आवर, इस तरह से लैम्डा का यूनिट होता है. तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में. तो वो जनरली हाफ लाइफ पे बेस्ड होता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स. तो आज की क्लास में इतना ही है. थैंक यू.